सर पिछले ना 5 सालों में अगर हम बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। इसकी आप वजह क्या देखते हैं? क्या कीमतें जो बढ़ रही हैं प्रॉपर्टीज की वो एक बड़ी वजह बन सकती है इसकी? देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू दो चीजों से डिटरमाइन होती है। एक तो ये है कि जिस इलाके में आप घर बना रहे हैं उसका जो लैंड का जो कॉस्ट है, उसकी जमीन जिस पर बन रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल मकान हो, चाहे वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो बिल्डर फ्लोर्स हो वगैरह, तो जो जमीन की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा कंपोनेंट होती है। एक तो ये है। दूसरा इम्पोर्टेंट है बात जो है वो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो लागत लगती है उस घर को बनाने के लिए। तो इन दोनों चीजों से एसेंशियली कॉस्ट जो है वो इफेक्ट होता है। अब बड़े शहरों में ज्यादातर जो जमीनें हैं वो बहुत महंगी हो चली हैं। अनलेस के वो आप काफी आप एक मतलब जो पेरिफेरल एरियाज है, जो दूर के इलाके हैं, अगर आप वहां की बात करें तो शायद फिर भी जो लैंड कॉस्ट जो है फिर भी थोड़ा रीजनेबल है। लेकिन ओवरऑल लैंड कॉस्ट हर शहर में अब काफी हाई होता जा रहा है। तो इस वजह से जब तक कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, जैसे मैं गुड़गांव में हूँ, और हरियाणा की एक स्कीम है जो अफोर्डेबल हाउसिंग एक्ट के अंदर आई थी। तो उसके अंदर काफी अच्छा इंटरवेंशन हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें वो सारे सेक्टर्स जहाँ पर ऑलरेडी डेंसिटी खत्म हो चुकी थी, मतलब जो नॉर्मल हाउसिंग के लिए जो वो प्रोवाइड कर रहे थे, डेवलपमेंट के लिए जो एफएआर वगैरह, वो खत्म हो जाए, तो वहां पर उन्होंने एडिशनल एफएआर दिया कि अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई जाए। और पिछले कई साल, पिछले 8-10 साल में बहुत अच्छा काम उसमें हुआ है कि मतलब ये जरूरी नहीं कि बहुत दूर जाना पड़े किसी को शहर के बाहर, और वहां सस्ता मकान मिले। तो गुड़गांव में मतलब हरियाणा में, तो गुड़गांव के जितने भी शहर हैं, सॉरी, गुड़गांव के अलावा भी जितने भी शहर हैं, वहां पर भी काफी अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर काम हुआ और उसमें सस्ते मकान बने। गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी टाइटली प्लान्ड स्कीम बनाई, जिसमें साइज उन्होंने रीजनेबल रखे, प्राइसिंग उसकी एकदम ही फिक्स्ड रखी कि ये ना हो कि जो भी उसको बना रहा है वो उसमें प्रॉफिटेरिंग करे। और उन लोगों को उन्होंने दिया जहां पर जिनका ऑलरेडी कोई मकान नहीं था। तो उसमें ये दिखाना पड़ता था कि आपके पास नहीं है मकान, ये प्रूव करना पड़ता था, और इसके अलावा आपको लॉटरी सिस्टम के अंडर मिलता था। तो काफी अच्छा काम हुआ है। लेकिन हर शहर में जहां पर इस तरह के कोई स्पेशल इंटरवेंशन नहीं है, वहां पर जमीनों के दाम और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो नॉर्मली प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है वो काफी बढ़ता गया है पिछले कई सालों में, स्पेशली कोविड के बाद बहुत बड़ा है। तो जो जो चीजें लगती हैं इसमें, स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स वगैरह, ये सब के दाम बहुत बढ़े हैं। तो इस वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग एक तरीके से बड़ा मुश्किल हो गया डेवलपर्स को बनाना। इस वजह से भी काफी हद तक कमी आई है ओवरऑल नए डेवलपमेंट्स और नए प्रोडक्ट्स लाने में। ठीक है, आपने कहा कि गवर्नमेंट ने जहाँ पर इंटरवेंशन किया वहाँ पर जो है अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिला है, लेकिन चूंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो शायद यही वजह है कि डेवलपर्स जो है अब अफोर्डेबल हाउसिंग में हाथ आजमाने से बच रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की हमें ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। देखिए, इसमें अगर अफोर्डेबल हाउसिंग लार्ज स्केल पर बनाना है तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का योगदान बहुत जरूरी है। इसमें कई तरीके से, या तो इस तरह के कोई पॉलिसी इनिशिएटिव्स आए जिससे इंसेंटिव मिले अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने में शहरों के बीच में, जिसका एग्जांपल अभी मैंने दिया हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग एक्ट के अंदर। दूसरा तरीका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, जो कि सरकार डेफिनेटली इस पर अटेंशन दे रही है। लेकिन ये हमने देखा है कि उन शहरों में दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जहां पर ट्रैवल करना, या फिर एक जगह रहने से दूसरी जगह जहां पर काम करते हैं वहां ट्रैवल करना अगर बहुत मुश्किल है या बहुत टाइम लगता है, तो वहां पर दाम बहुत बढ़ते हैं। लेकिन अगर शहर से काफी सारे अच्छे इजी एक्सेस के अगर कॉरिडोर्स बनाए जाएं, और 25-50 किलोमीटर दूर भी अगर कोई रह के आसानी से घंटे भर के अंदर पहुंच सकता है, तो मेरे हिसाब से वो एक और जरिया है जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग बन सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई शहर के अंदर रहे,
शहर से दूर भी रह सकता है। इनफैक्ट बेहतर है कि शहर से दूर रहे। आबो हवा भी वहां पर जो है वो बेहतर होगी, पोल्यूशन भी कम होगा। और वहां से आए काम करने के लिए, अगर जैसे यहाँ पर नॉर्थ में आरआरटीएस बन रहा है और दूसरी चीजें वो हो रही हैं, अवेलेबल हो रही हैं, दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये भी एक जरिया है जिससे लोग दूर रह के, जहां पर जमीनों के दाम कम हैं जी। और उस तरीके से कम दाम में घर बन सकते हैं और लोग शहर में आके काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। जी। दूसरा ये है कि जो कि और दूसरे इनिशिएटिव्स भी थे कि और नए शहर बसाए जा रहे थे कि हर कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो बड़े शहर आके ही काम करे। अगर हम टियर 2 टाउन्स या टियर 3 टाउन्स में इतना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा दें, उसको इंसेंटिवाइज करें, तो लोगों को बड़े शहरों की तरफ आने की जरूरत ना पड़े। अपने ही शहर में या गांव से छोटे शहरों में जाके वहां पर भी काम किया जा सकता है। तो एक ये कोई आसान कोई प्रॉब्लम का मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म इसके लिए इनिशिएटिव्स की जरूरत है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के योगदान की बहुत जरूरत है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एज वेल एज जो इकोनॉमिक इंसेंटिवाइजेशन की जरूरत है, जिससे जरूरी ना हो कि हर कोई जो है बड़े शहर में आके काम करे। ठीक है, ये आपने बात बहुत सही की है कि गवर्नमेंट को जो है बहुत सारा यहाँ पर रोल जो है वो निभाना होगा। सबसे पहला जो है कि इंफ्रा पर काम करना होगा, क्योंकि जब तक इंफ्रा नहीं डेवलप होगा, अगर एक व्यक्ति जो है वो शहर के बाहर भी जाकर रह रहा है, उसके पास इंफ्रा नहीं है, ऑफिस कैसे आएगा, उसको बेसिक फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल रही है, साफ पानी हवा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो है गवर्नमेंट को क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कि ये रास्ता जो है आसान हो जाए? क्योंकि अगर मैं बात करूं दिल्ली जैसे शहर की, मुंबई जैसे शहर की, दिल्ली के भी आसपास एनसीआर बहुत बड़ा एरिया तो बना दिया गया है, लेकिन अगर ऑफिस आपका दिल्ली में है और आपको सोनीपत या कहीं से भी आना है तो बहुत टाइम लगता है। तो एनसीआर को आपने इतना बड़ा रेंज में तो लेके आ गए, लेकिन उसमें अगर उतना अच्छा इंफ्रा नहीं है कि आप 1 घंटे के अंदर ऑफिस पहुंच जाए, तो उसका फायदा नहीं कुछ मिल पा रहा। सही कह रही हैं आप। मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली गवर्नमेंट की इस तरफ नजर है और कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चल रहे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरे हिसाब से आगे जाके इसका असर डेफिनेटली दिखाई देगा। आरआरटीएस की जो बात होती है, अभी फिलहाल एक लाइन जो है मेरठ से लेके दिल्ली तक तो एक्टिवेट हो गई है, जी। बट जो उसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेजेस हैं, जिसमें दिल्ली से लेके वो राजस्थान तक जाएगी, गुड़गांव होते हुए राजस्थान तक जाएगी, उसको जल्द से जल्द लाना, उसमें मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम लग गया है, क्योंकि इसकी प्लानिंग और पहले से हो रही थी, तो वो उसको एक्टिवेट करना। इसके अलावा और भी कई सारे फेजेस हैं जो क्रिस क्रॉस करते हैं, जो दिल्ली के आसपास के सारे जो शहर हैं उनको कनेक्ट करते हुए। तो मेरे हिसाब से उससे बहुत फर्क पड़ेगा। आज की डेट में अगर मेरठ से कोई दिल्ली, मेरठ रह के कोई दिल्ली काम करना चाहे, तो ये भी एक्चुअली पॉसिबल है कि अगर आरआरटीएस से आना चाहे तो कर सकता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये अगर बड़े पैमाने पर होगा और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्लान है लेकिन ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से इस पर काफी हमें इस पर असर दिखाई देगा। जी। और दूसरे जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफी बन रहे हैं, जैसे UR2 वगैरह की बात हो, मतलब चल रहा है, उस पर एक्टिवली काम चल रहा है, वो भी अब डिलीवरी उसकी नजदीक ही है। और लेकिन इस तरह के और बहुत से इनिशिएटिव्स की और जरूरत है कि लोग थोड़ा सा रीजनेबली दूर रह के भी अगर काम करना चाहें शहर में, तो आसानी के साथ, मतलब एक आज की डेट में घंटा भर का कम्यूट तो एक नॉर्मल हो ही गया है। मेरे हिसाब से अगर घंटे भर के अंदर हाई स्पीड पर अगर हम ट्रैवल कर पाए 50, 60, 70 किलोमीटर से भी 1 घंटे में हम पहुंच पाए, जो कि हम देखते हैं कि दुनिया के और दूसरे शहरों में हो पाता है ये, तो मेरे हिसाब से ये काफी हद तक डिकंजेस्ट भी करेगा शहरों को और लोगों के लिए जो है थोड़ा अफोर्डेबल मेरे हिसाब से घर भी पॉसिबल हो पाएगा, जिसमें वो एक्चुअली रह के शहर आके काम कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही है, क्योंकि बाहर के हम देखते हैं यूरोपियन अगर शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर जो है लोग जो होते हैं वो शहरों के बीचों बीच नहीं रहते हैं, बल्कि आउट ऑफ टाउन जो है वो ज़्यादातर घर लेकर रह रहे होते हैं और 60-70 किलोमीटर बहुत आसानी से वो 1 घंटे में जो है या उससे कम वक्त में जो है ट्रैवल कर पाते हैं। ये बहुत आपने अच्छी बात कही है। खैर, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में हमारे पास बहुत सारे हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, तो फटाफट कुछ सवाल ले लेते हैं।